खत्म करने के बाद नोट्स टू अकाउंट में कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स भी होते हैं। ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में होते हैं, मेन बैलेंस शीट में नहीं होते। कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती हैं जिनका होना या ना होना फ्यूचर हैपनिंग पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमारी कंपनी के खिलाफ क्लेम कर रखा है डैमेजेस के लिए, क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट कंपनी। तो अगर कंपनी केस हार गई तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, और अगर कंपनी केस जीत गई तो नहीं पे करने पड़ेंगे। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में होगी, मेन बैलेंस शीट में नहीं होगी। देन गारंटीज, अगर कंपनी ने किसी की गारंटी ले रखी है थर्ड पार्टी की, तो अगर वो पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो फिर कंपनी की लायबिलिटी अराइज होती है, तो दैट इज आल्सो कंटीजेंट लायबिलिटी। देन कमिटमेंट्स होते हैं। कमिटमेंट्स वो अमाउंट है जो फर्म ने कमिट कर रखी है, फर्म तो नहीं करूंगा, कंपनी बोलूंगा यहाँ पर, विच कंपनी जो कि कंपनी ने कमिट कर रखी है पे करने की, एज एंड व्हेन दे एक्रू। फॉर एग्जांपल, एरियाज ऑफ फिक्स कॉम्युलेटिव डिविडेंड। अगर मान लीजिए कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और उनको हमने प्रॉफिट कम होने की वजह से कम डिविडेंड दिया है, तो बाद में जब हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे जिस ईयर में, तो वो जो पीछे के डिविडेंड रह गए हैं उनके एरियर्स, वो हमें पे करने पड़ेंगे। तो दैट इज आवर कमिटमेंट कि इफ इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट आर गुड देन वी विल पे देयर एरियर्स। देन आपका अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट ले रखे हैं जो कि पार्टली कॉल्ड अप हैं, तो वो दूसरी कंपनी जब बाकी कॉल मंगाएगी तो इस कंपनी को वो कॉल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने शेयर ले रखे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो भी कमिटमेंट है हमारा। ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में आते हैं, मेन बैलेंस शीट में नहीं आते। तो ये तो हमने पूरी बैलेंस शीट डिस्कस करी। अब शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे शो होती है, ये हम शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऊपर मेन बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल आता है, और नीचे नोट्स टू अकाउंट में डिटेल होती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जिसके अंदर दो होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तब शो करते हैं जब फुल अमाउंट कॉल्ड और पेड हो। अगर पार्टली कॉल्ड हो और सबने पे कर दिया हो तो भी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आता है, या फुली कॉल्ड अप हो और कुछ शेयर्स पे एरियर्स हो तो वो भी पार्टली सब्सक्राइब में आता है वो भी। तो सब्सक्राइब में दो होते हैं, एक आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कौन कौन से दो होते हैं, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो उसी में आएगा वो। फिर कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से लेस करके शो करते हैं। शेयर फॉर फीचर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ही नीचे शो कर देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिजर्व सरप्लस में चला जाता है। कैपिटल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में चला जाता है। कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज के अंडर। तो इस तरीके से शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे शेयर कैपिटल को शो किया जाएगा। इसके बाद दूसरा होता है हमारा शेयर कैपिटल के, पहला शेयर होल्डर फंड है, उसके अंदर हमारा पहला सब हेड है शेयर कैपिटल, और दूसरा है रिजर्व सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस को कैसे शो करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो न्यू बुक में तो नहीं है वो, पर पुरानी बुक में है, 2019 वाले एडिशन में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे शो करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ ये रहा। आई होप दिस इज विजिबल।
तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। सोनी लिमिटेड हैज़ एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख इन सरप्लस। डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस, सरप्लस यानी कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 लाख का नेगेटिव है, और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का। तो कैसे शो करेंगे? जो ऊपर मेन बैलेंस शीट होगी उसमें रिजर्व सरप्लस के अंडर 2 लाख आएगा, और वो कैसे आएगा? वो नोट्स टू अकाउंट होगा। नोट टू अकाउंट्स नीचे बना हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व सरप्लस वाला नोट टू अकाउंट है ये। तो इसमें सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख नेगेटिव प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख पॉजिटिव। तो 1 लाख नेगेटिव प्लस 3 लाख पॉजिटिव, तो 2 लाख का पॉजिटिव क्लोजिंग बैलेंस है जो ऊपर बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में शो हो जाएगा। देन एग्जांपल नंबर 2, HP कंप्यूटर्स लिमिटेड हैज एन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सरप्लस। इस बार क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख का, और SPR का बैलेंस है 2 लाख का। लॉस हुआ है 1,50,000 का। तो कैसे शो होगा? तो नोट टू अकाउंट देखिए, नोट टू अकाउंट्स रिजर्व सरप्लस, SPR का 2 लाख का बैलेंस था ओपनिंग पॉजिटिव, सरप्लस का 1 लाख का पॉजिटिव था और 1,50,000 का लॉस हो गया। तो सरप्लस का बैलेंस 50,000 नेगेटिव आ गया, SPR का 2 लाख का पॉजिटिव है, दोनों का नेट कर लिया तो 1,50,000। ये ऊपर वाली मेन बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस के अंदर आ जाएगा 1,50,000। डिटेल देखनी है तो नीचे देख लीजिए, नोट टू अकाउंट्स में SPR 2 लाख है और सरप्लस में 50,000 का नेगेटिव है। तो इस तरीके से शो होता है भाई। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद है केस नंबर 3। केशियो मशीन्स लिमिटेड हैज़ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख इन SPR। SPR में 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है और सरप्लस में 1 लाख का नेगेटिव बैलेंस है, 10 लाख का सॉरी। ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है 15 लाख का। तो कैसे शो होगा वो देखिए, नोट टू अकाउंट्स SPR 5 लाख, सरप्लस 10 लाख का नेगेटिव पहले था और 15 लाख का लॉस और हो गया, तो 25 लाख का नेगेटिव हो गया सरप्लस और 5 लाख का पॉजिटिव हो गया SPR। एज अ होल नेगेटिव हो गया 20 लाख। तो मेन बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में 20 लाख नेगेटिव फिगर शो करेंगे। तो नेगेटिव फिगर को ब्रैकेट में शो करते हैं, तो ब्रैकेट में शो कर देंगे तो इट मीन्स कि नेगेटिव फिगर है। तो ऊपर बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस 20,000 नेगेटिव शो हो जाएगा और नीचे नोट टू अकाउंट में SPR 5 लाख पॉजिटिव और सरप्लस 25 लाख नेगेटिव। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सैमसंग वन लिमिटेड हैज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन सरप्लस। सरप्लस में इस बार 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 है। करंट ईयर 2 लाख प्रॉफिट। It was decided to transfer 50,000 to debenture redemption reserve and also proposed dividend of 1 lakh against last year proposed dividend of 90,000। लास्ट ईयर का proposed dividend 90,000 था और करंट ईयर में प्रपोज किया है डिविडेंड 1 लाख का। दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए। सरप्लस में 5 लाख का पॉजिटिव बैलेंस, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 1,25,000 का पॉजिटिव बैलेंस, करंट ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट
जिसमें से 50,000 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने का डिसाइड किया गया। करंट ईयर में 1 लाख का डिविडेंड प्रपोज किया गया है और लास्ट ईयर में 90,000 का प्रपोज किया गया था। तो जो लास्ट ईयर में प्रपोज किया था डिविडेंड वो करंट ईयर में पेएबल हो गया, और जो करंट ईयर में प्रपोज किया है वो नेक्स्ट ईयर में उसका ट्रीटमेंट होगा, अभी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आंसर देखिए, सबसे पहले बी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सरप्लस में 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, प्लस 2 लाख का करंट ईयर का प्रॉफिट 7 लाख हो गया। इसमें से 50,000 DRR में ट्रांसफर कर दिया और 90,000 जो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड फाइनल हुआ था इस ईयर, टोटल 140 इसमें से हट गया, तो 5,60,000 सरप्लस बच गया। 5 लाख का पहले था, 2 लाख का प्रॉफिट ऐड किया, 7 लाख का हो गया, और इसमें से जो एप्रोप्रिएशन है वो हट गए। तो जैसे पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता था कि इतना प्रॉफिट है और उसमें से इतना 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 पार्टनर को सैलरी चला गया, कमीशन चला गया, IOC चला गया, इतना बचा। सेम कंपनी में वही रोल बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L या सरप्लस का होता है। जो पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन का रोल था वो यहाँ पर सरप्लस या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L का रोल होता है, जो कि नोट्स टू अकाउंट में शो होता है। ओपनिंग बैलेंस, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड किया, फिर उसमें से आपने जहां जहां जो अप्रोप्रिएट किया वो हटा लिया। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 50,000 का अप्रोप्रिएट किया, डिविडेंड पे करने के लिए 90,000 अप्रोप्रिएट किया, 140 हटा लिया, तो 560 का आपका सरप्लस का बैलेंस बचा हुआ है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 125 का था, इसमें करंट ईयर में 50 और ट्रांसफर किया तो 175 हो गया। तो 175 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और 560 सरप्लस, टोटल हो गया 735। ये ऊपर मेन बैलेंस शीट में चला जाएगा, रिजर्व सरप्लस 7,35,000, और जिसको डिटेल देखनी है वो नीचे नोट्स टू अकाउंट में आ जाएगा। इसमें से जो डिविडेंड हमने लास्ट ईयर का जो अप्रोप्रिएट किया है ये डिबेंचर होल्डर को पे हो जाएगा। जब तक पे नहीं होगा ये आपका करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में पड़ा रहेगा, डिविडेंड पेएबल। तो इस तरीके से भाई रिजर्व सरप्लस शो होता है बैलेंस शीट के अंदर।